नमस्कार, फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ऑप्टिक्स की इस लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को स्टार्ट किया था और हमने वहां पर ये चीज डिस्कस की थी कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें तीन इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। कौन कौन सी? कि जब आपने पतली फिल्म से व्यतिकरण प्रतिरूप की जब चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या मिला था? परावर्तित तरंगों का समूह मिला था और पारगमी तरंगों का समूह मिला था। तो एक तो हमें परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना है, दूसरा हमें पारगमित तरंगों में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना है और तीसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी थी वो थी कि जब इन दोनों ही प्रकार के तरंग समूह में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है तो कौन ज्यादा स्पष्ट है। तो जो थर्ड वन थी वो हमने पहले ही डिस्कस कर ली और हमने ये देख लिया कि परावर्तित तरंगों में अध्यारोपण से जो प्रतिरूप मिल रहा है वो पारगमित तरंगों की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए हमने दो मेथड काम में ले लिए थे, तो होपफुली आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो परावर्तित तरंगे हैं उनमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप मिल रहा है वो किस प्रकार का मिल रहा है। और याद रखना कि व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने का सिंपल सा मतलब है कि आपको समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें प्राप्त करनी है। और एक चीज ये भी क्लियर है, समपोषी विनाशी व्यतिकरण की शर्तें प्राप्त आप करोगे कैसे? तो उसके लिए हमेशा क्या करेंगे हम कि जिन तरंगों में अध्यारोपण हो रहा है उनमें हमें क्या निकालना है? पथांतर निकालना है। तो मैंने पूरी सीक्वेंस आपको बता दी। प्रतिरूप का मतलब समपोषी विनाशी व्यतिकरण की शर्तें, और शर्तें आएगी कहां से? आपको जिन तरंगों में अध्यारोपण है उनमें पथांतर निकाल लीजिए। पथांतर को जब हम n लैम्बडा के बराबर करेंगे तो आपको समपोषी व्यतिकरण की शर्त मिल जाएगी, और जब उसको हम n+½ या n-½ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, n+½ लैम्बडा के बराबर करेंगे तो आपको विनाशी व्यतिकरण की शर्तें मिल जाएगी। तो उसी क्रम में हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, ध्यान से आप समझिएगा। मैं सारी चीजें बोर्ड पर लिख दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, वही डायग्राम है जो हम बार बार बना रहे हैं। तो आप देखिए इस प्रकार से सिचुएशन है, और ये जो तरंग है इसको मैं वेव नंबर 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं। तो ये है परावर्तित तरंगे। तो आपका काम क्या रहेगा कि इन दोनों तरंगों में जब अध्यारोपण होगा तभी आपको क्या मिलेगा? परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण प्रतिरूप। तो इनके बीच में आपको पथांतर निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, उसको आप देखिए। ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। आप देखो, ये आपतित, ये दोनों परावर्तित। पारगमित से तो अभी हमारा कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर मैंने कुछ नोमेनक्लेचर किया है। आई को मैंने लिखा है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को लिखा है अपवर्तन कोण। कंफ्यूज मत होना, आर का मतलब परावर्तन नहीं है। यहां मैंने लिखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, ठीक है। फिर देखो, ये जितने भी एंगल हम मेजरमेंट करते हैं इन एंगल्स का, वो कहां से करते हैं? हमेशा नॉर्मल से या अभिलंब से। नॉर्मल का मतलब हो गया ये आपका तल है तो इसके लंबवत जो होता है वो होता है नॉर्मल या अभिलंब। तो देखिए ये आपका एक नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल। तो कोई भी किरण नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसके अनुसार उसका नाम हो जाता है। तो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो आपतन कोण होगा, परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो परावर्तन कोण होगा, और अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो अपवर्तन कोण होगा। तो देखिए, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, तो ये एंगल हो गया आई, आपतन कोण। ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, ये एंगल आर। अब आप कहोगे ये इसको आई क्यों लिखा है? क्योंकि सामान्यतः अपवर्तन परावर्तन के छोटी क्लासेज में आपने नियम पढ़े होंगे, उसमें हम साफ साफ सीखते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। एक तो ये नियम होता है, और एक स्नेल का नियम होता है, वो भी आगे काम आएगा। आप कहो तो मैं उसको यहां लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना? ये वैसे आगे काम आएगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू म्यू, ठीक है ना? जो भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसका अनुपात साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है, यानी उसका मान इन दोनों एंगल के साइन के बराबर होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा भी। तो ये डायग्राम को पता चल गया सारे एंगल। फिर अब मेन काम क्या है? मेन काम है आपका ये वेव 1 और 2 के बीच में पथांतर निकालना। तो पथांतर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है। जिन तरंगों में आपको पथांतर निकालना है तो एक तरंग से दूसरी तरंग पर आप क्या कर दीजिए? अभिलंब या नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। मैं इससे यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक अभिलंब बना दिया, इसको मैंने कोई पॉइंट डी कह दिया, इसको मैंने ई कह दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मेरे हाथों के इशारों को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पथांतर का मान कितना होगा। ये तरंग आई, अभी तक तो ये सिंगल वेव है। ये यहां पर देखिए, आप यहां इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट के बाद ये एक तरंग तो इधर निकल गई, पहली तरंग, और दूसरी तरंग अभी क्या है? देखो, ये यहां से चलेगी यहां तक, ये यहां से चलेगी यहां तक, उसके बाद ये दूसरी तरंग स्टार्ट हो रही है। तो अब इसमें अतिरिक्त पथ कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा पथ है ए बी
और BC ये अतिरिक्त है, लेकिन जब दूसरी तरंग यहां तक पहुंची है तो पहली तरंग भी तो A से D तक की दूरी तय कर चुकी है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों तरंगें समान रूप से आगे कब बढ़ रही है, इस पॉइंट से। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बाद तो तरंगें क्या है, एक साथ आगे बढ़ रही है। तो ये जो पूरा पथ आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वही पथांतर है। तो अब पथांतर आप निकालोगे कैसे, देखिए यहां से देखिए वापिस, यहां से ये तरंग ऐसे चली और ये घूम के ऐसे आई, तो अगर 1 और 2 में पथांतर देखना है तो वो हो जाएगा AB प्लस BC। लेकिन जब तरंग C तक पहुंची तब तक ये पहली तरंग भी तो D तक पहुंच चुकी है, पहली तरंग भी तो D तक पहुंच चुकी है, तो पथांतर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC माइनस AD, क्योंकि उस AD डिस्टेंस को भी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक पहली तरंग भी तो उतना चल चुकी है। इन दो पॉइंट के बाद तरंगे साथ साथ है, लेकिन उससे पहले तो दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस कैसे देख लिया आपने, पूरा समझ लिया होगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा पथांतर हम कैसे लिखते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब तरंग माध्यम में चलती है तो डिस्टेंस को आप सिंपल डिस्टेंस के रूप में नहीं लिखते हैं, उस माध्यम के अपवर्तनांक से उसको गुणा कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं तरंग 1 व 2 में पथांतर, आप एक बार देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। उसको मैं डेल्टा डैश कह रहा हूं। डैश क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा। म्यू AB प्लस BC, ये तरंग दूसरी एक्स्ट्रा चली, लेकिन तब तक पहली तरंग भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। वो कितनी कर चुकी है, वो कर चुकी है माइनस AD। तो उस तरंग के डिस्टेंस को भी आपको हटाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, वापिस से डायग्राम देख लीजिए आप। यहां तक सेम, अब पहली तरंग चल रही है, यहां तक पहुंची, तब तक दूसरी तरंग यहां तक पहुंच गई। इन दोनों पॉइंट के बाद दोनों साथ साथ चल रही है, तो ये तो एक्स्ट्रा और इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी हम क्या कह पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि दोनों तरंगों में इतना पथांतर है। मेरे हिसाब से बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। पथांतर निकालना बहुत आसान है, जहां से आप अभिलंब या नॉर्मल डालते हो उसके बाद दोनों तरंगें एक साथ चलती है। क्लियर है? तो अब आपका काम क्या है मुझे बताओ। अब आपका सिंपल सा काम है कि आपको AB BC AD के मान निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे इन सारे डायग्राम से। क्लियर है? और अभी मैंने डेल्टा डैश क्यों लिखा, उसका भी रीजन है। आप याद कीजिए, स्टोक्स का नियम मैंने आपको बताया था। वो क्या कहता है कि जब कभी भी सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तन होता है तो परावर्तित तरंगों में पाई का कलांतर या λ/2 का पथांतर आ जाता है। तो यहां पर देखिए, ये एयर है आपका, एक तरह से यहां लिख दीजिए भलिया एयर, और ये कोई माध्यम म्यू है, एक से ज्यादा इसका मान है। तो यहां पर जो परावर्तन हो रहा है वो किस पृष्ठ से हो रहा है, सघन माध्यम के पृष्ठ से, यानी विरल माध्यम से आ रही है, सघन माध्यम पर टकरा रही है। तो अभी तो मैं पथांतर सिंपल सा निकालूंगा डेल्टा डैश के रूप में, फिर बाद में मैं लिखूंगा स्टोक्स के नियम का हवाला देते हुए, और बाद में मैं λ/2 को उसमें एक्स्ट्रा ऐड या माइनस जो भी करना होगा वो मैं इनपुट कर दूंगा। तब मैं लिखूंगा तरंग 1 और 2 में प्रभावी पथांतर। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इनके मान हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं, उसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, पथांतर निकालने के लिए जो हमने लिखा है AB प्लस BC माइनस AD, तो आपको अलग अलग ट्राइंगल लेते हुए उन सबके मान निकालने हैं। तो एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं पूरा कैलकुलेट कर दूंगा। आपको AB चाहिए, तो AB के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, ये देखो ABE, इसको काम में लोगे। फिर आपको जब BC चाहिएगा तो आप BCE ये ट्राइंगल काम में लोगे, और जब आपको AD चाहिएगा तो आप ये वाला ट्राइंगल काम में लोगे, और सिंपल से ट्राइंगल के जो सिंपल फॉर्मूले थे वो मैं अप्लाई करेंगे, मैं पूरा करके दिखा दूंगा। एक बार एंगल देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये अगर R है तो ये R होगा ही होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ठीक है ना, इस तरह से एकांतर कोण होता है। और ये R है तो ये R अपना आप हो जाए, क्योंकि एकदम मिड वे में है। उसी प्रकार से ये I है तो ये 90 माइनस I, ये वाला 90 माइनस I, ये 90, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका I। मेरे हिसाब से एंगल सारे आपको पता चल गए, क्योंकि एंगल पता चलेगा तभी आपको पता चलेगा कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनियस है और कौन बेस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, आ जाइए, मैंने डायग्राम यहाँ वापस बना दिया है, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में। अब हमें चाहिए AB, और आपको पता है ये जो डिस्टेंस तो आपको पता है T है ही, तो AB चाहिए हमें सबसे पहले AB, और ज्ञात क्या आपको, BE ज्ञात है क्योंकि इसका मान T है, BE। तो ये किसके बराबर हो गई, अब देखो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस वो होता है सेक थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा सेक, और एंगल है मेरा R। तो यहां से AB क्या आ गया मुझे बताओ, AB आ गया BE सेक R, और BE का मान है T सेक R।
क्लियर हो गया, ए बी का मान आपके पास निकल करके आ गया। इस ट्राइंगल से एक बार मैं ए ई भी निकाल लेता हूं। मुझे बताओ ए ई कितनी होगी, ए ई अपॉन बी ई। तो ए ई आपका क्या, ए है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो होता है आपका टेन थीटा। तो ये हो गया टेन आर। तो यहां से ए ई हो गया आपका टी टेन आर। बहुत आसानी से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया काम में। अब हम दूसरा ट्राइंगल काम में लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ये वाला काम में लेंगे। ये त्रिभुज बी सी ई में चीज वो की वही है, आपको बीसी निकालना है। तो बीसी अपॉन बीई, तो बीसी अपॉन बी वापस क्या होगा, सेक होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस वो हमेशा होता है सेक। तो आप देखिए बीसी अपॉन बीई, ये हो गया सेक आर। तो यहां से बीसी हो गया टी सेक आर। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसानी से निकल गया। फिर हम एक बार इस ईसी को भी निकाल लेते हैं। तो ईसी अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा या टेन आर। तो यहां से आपका ईसी क्या आ गया, वो आ गया टी टेन आर। बहुत आसान है, आप बिल्कुल ट्राइंगल से देख के आराम से पता लगा सकते हो। तो ये हमने ट्राइंगल काम में ले लिया। अब तीसरा ट्राइंगल बचता है हमारा ये ए डी सी। ठीक है, आप लिख लीजिए त्रिभुज ए डी सी में हमें चाहिए एडी, और हमें ज्ञात क्या है, ये तो ज्ञात है नहीं, हमें ज्ञात है ये ज्ञात कैसे है, क्योंकि हमने ए भी निकाल लिया और इसी भी निकाल लिया, इसलिए ज्ञात है। इसीलिए मैंने ए और इसी को निकाला है। तो एडी अपॉन एसी, तो एडी हो गया, देखो ये एंगल है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर इन लंब, और ये हो गया आपका कर्ण, तो वो होता है साइन थीटा। तो देखिए एडी अपॉन एसी वो हो गया आपका साइन आई। तो एडी यहां से कितना हो गया, एडी हो गया, एसी का मान कितना है, एसी आपका ए प्लस ईसी, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों सेम है, तो वो हो गया 2t। ये लीजिए 2t टेन आर साइन आई। तो ये आपके सारे के सारे जो पथ थे ये वाले, देखो ए बी बी सी ए डी, ये ए बी ये बी सी और ये डी हमने सब निकाल लिए। अब केवल मान रखना है, मान रखते ही आपके पास डेल्टा डेस का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अब देखो डेल्टा डेस क्या हो गया, डेल्टा डेस हो गया यहां पर आपका म्यू था, ए बी का मान आपने क्या निकाला था, एक बार देख लेते हैं। ए बी का मान था टी सेक आर, बी सी का टी सेक आर, और वो 2t टेन आर साइन आई। चलो ये हो गया टी सेक आर प्लस बी सी का मान भी था टी सेक आर, और वो था -2t टेन आर साइन आई। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सेट कर लेते हैं। तो आइए, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 म्यू टी। इस सेक आर को अगर आप कहो तो मैं इसको 1 अपॉन कोस आर लिख देता हूं। फिर देखो -2t टेन आर को क्या लिखूंगा, साइन आर अपॉन कोस आर, और ये है मेरा साइन आई पहले से ही। अब अगर मैं देखो यहां पर साइन आर और ऊपर नीचे साइन आर लिखता हूं, तो ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी म्यू। कैसे बन जाएगी ये चीज, क्योंकि स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू। तो वो चीज मैं काम में लूंगा। तो आप यहां साइड में लिख दीजिए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। अब इसको मैं म्यू लिख दूंगा, तो देखो 2t म्यू, 2 म्यू टी कॉमन आ जाएगा। तो अगला पद क्या हो जाएगा, देखो अगला पद हो जाएगा 2 म्यू टी, मैंने कॉमन ले लिया, और अपॉन कोस आर भी कॉमन आ गया, यहां भी कोस आर, यहां भी कोस आर, ये तो पूरा म्यू बन गया, पीछे बच गया साइन स्क्वायर आर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और 1 माइनस साइन थीटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर आर आएगा, एक कोस आर से एक कोस आर कट जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं डेल्टा डैश क्या आ गया आपका 2 म्यू टी कोस आर। ये आपके आ गया तरंग 1 और 2 में पथांतर। लेकिन ये प्रभावी पथांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या देख लिया कि ये जो परावर्तन हो रहा है वो सघन माध्यम के पृष्ठ से हो रहा है, और स्टोक्स के नियमानुसार जब कभी किसी तरंग का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तन होता है तो उसमें पाई का अतिरिक्त कलांतर
या लैम्ब्डा बाई 2 का अतिरिक्त पथांतर आ जाता है। तो वो स्टेटमेंट हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो उस स्टेटमेंट को मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है कि हम जानते हैं कि जब किसी तरंग का सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तन होता है तो उसमें पाई का कलांतर या लैम्ब्डा बाई 2 का पथांतर आ जाता है। अतः परावर्तित तरंग 1 व 2 में प्रभावी पथांतर, ये पथांतर तो हमने निकाल लिया, लेकिन प्रभावी पथांतर जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको लैम्ब्डा बाई 2 के फैक्टर को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो पथांतर क्या हो गया, 2 म्यू टी कॉस आर तो है माइनस लैम्ब्डा बाई 2। आप माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, अंतर आ जाना चाहिए बस उतना। तो ये आपके है दोनों तरंगों में पथांतर जो हमें वास्तव में चाहिए। अब इस पथांतर को हम क्या करेंगे, एक बार संपोषी व्यतिकरण की शर्त के साथ एडजस्ट कर लेंगे, एक बार विनाशी व्यतिकरण की शर्त के साथ कर लेंगे और हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। एक चीज यहां पर आपको और नोट करनी पड़ेगी, अभी तो हमने पूरा क्या किया है कि दो तरंगे जो परावर्तित तरंगे हैं उनमें पथांतर निकाल लिया, लेकिन क्या वो तरंगे व्यतिकरण प्रतिरूप आपको प्रदान करेगी, उसके लिए जरूरी क्या है कि वो तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। तो वो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। यहां पर क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये परावर्तित तरंगे जो आपको मिल रही है वो एक ही तरंग के आयाम के विभाजन से मिल रही है, इसीलिए तो वो कला संबद्ध है, और उनमें जब अध्यारोपण होगा तो आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिल जाएगा। वो लाइन यहां पर मैंने नोट कर दी है, देख लीजिए, मैंने लिखा है चूंकि ये परावर्तित तरंगे एक ही तरंग के आयाम के विभाजन से प्राप्त हो रही है इसलिए ये कला संबद्ध होगी तथा इनमें अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जब हम थ्योरेटिकल एग्जाम देते हैं तो आप हर चीज को नोट कर लीजिए, और मेरा पूरा प्रयास यही है कि एक एक बेसिक से बेसिक चीज जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है उन सब चीजों को यहां पर हम नोट डाउन करेंगे। तो क्लियर हो गया। अब अगला काम हमारा बहुत सिंपल है, आपको संपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशंस लिखनी है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आपको पता है क्या होता है, जो डेल्टा होता है एन लैम्ब्डा के बराबर होता है। तो एक डेल्टा हमने अभी निकाला है, क्या निकाला है, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्ब्डा बाई 2, इसको आप एन लैम्ब्डा के बराबर कर दीजिए। तो यहां से आपकी कंडीशन आ गई 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू एन प्लस हाफ लैम्ब्डा। तो ये कंडीशन है किसकी, संपोषी व्यतिकरण की। अब ठीक इसी प्रकार से एक कंडीशन हम लोग विनाशी व्यतिकरण के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो डेल्टा होता है वो होता है आपका एन माइनस हाफ लैम्ब्डा। कई जगह हमने एन प्लस हाफ भी लिखा है, कई जगह एन माइनस हाफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एन माइनस हाफ लिखेंगे तो एन का मान आप क्या ले लीजिए, 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 0 नहीं लेकर के। एन प्लस हाफ लिखोगे तो एन का मान 0 से स्टार्ट कर लीजिए, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है क्योंकि वो लैम्ब्डा बाई 2 का फैक्टर आएगा। तो अब देखिए 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्ब्डा बाई 2, ये एन माइनस हाफ लैम्ब्डा, ये माइनस लैम्ब्डा बाई 2 माइनस लैम्ब्डा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर एन लैम्ब्डा। तो ये दोनों कंडीशन आपके आगे किसकी, ये संपोषी व्यतिकरण की और ये विनाशी व्यतिकरण की। तो यही आपको निकालना था, यही आपका व्यतिकरण प्रतिरूप है, ठीक है। अब इस लेक्चर में तो हम लोगों ने क्या कहते हैं परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर लिया। अब हम पारगमी तरंगों के लिए अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब एक बार इसको आप देख लीजिए, आप ये क्यूआर कोड को वापस से वही तरीका इसकी पिक ले लीजिए और सेव कर लीजिए ताकि बाद में आपको पैनल पीडीएफ मिल जाए। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पारगमित तरंगों में व्यतिकरण को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।